किताबें पढ़ने से, पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता है, बेलनी तो तुमको रोटियां ही है। ये सबसे कॉमन डायलॉग था जो मैं बार बार सुनती थी। तैयारी कर रहे होंगे तब कुछ ऐसे अनुभव भी तो रहे होंगे ना कि लोगों ने लगा होगा अरे ठीक है ना, कोई आरएस का एग्ज़ाम क्लियर करना कोई बच्चों का खेल थोड़ी है, अभी कर रहे हैं, पढ़ाई लगे हुए हैं, मगर होना मुश्किल। बच्चों के यूँ होता है कि वो क्लास में पिछड़ गए हैं, 3rd डिवीज़न में आ गए हैं, तो वो वहीं से सोच लेते हैं कि भैया ये जो 1st डिवीज़न आ रहे हैं, ये आरएस और आईएएस इनके काम है, ये हमारे बस का रोग नहीं है। मेंटल बैरियर्स हमारे इतने ज़्यादा हो जाते हैं, अगर किसी ने कुछ कह दिया कि आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, तो हमको वो बहुत इम्पैक्ट कर जाता है। लक्ष्य को तय करने से लेकर सफलता तक पहुंचने की यात्रा कैसी रही, उसके क्या अनुभव हैं? देवर लाइक की तपस्या सफल हो गई। अभी जो प्रतियोगी या जो ये तमाम विद्यार्थी इंटरव्यू तक पहुंचे, उनके लिए यहाँ से क्या मैसेज निकलता है कि क्या अब उनके लिए आगे जरूरी होना चाहिए, किस तरह से तैयारी होनी चाहिए? बाधाएं बहुत आती हैं, चैलेंजेस भी आते हैं और इजीली मिलती भी नहीं है मंजिलें कई बार। अभी राजसमंद में जो रह रहे हैं आप पिछले समय से, ये अनुभव कैसा रहा, कैसा लगा आपको कि भाई हाँ ये क्षेत्र किस प्रकार से आप देखते हैं? इस तरह के अनुभव भी होते हैं कि आपका राजस्थान पिछड़ा हुआ है, उदयपुर पिछड़ा हुआ है, आप लोग कुछ करते क्यों नहीं हैं? तो वो कुछ करते क्यों नहीं हैं, वहाँ पे आके जब बात आती है तो फिर लगता है कि उनसे हम क्या सीख सकते हैं। कोई प्रशासनिक गलियारों से ऐसा कोई किरदार जिसने आपको बहुत प्रभावित किया हो कि हाँ ये एक ऐसा चेहरा है जिनको देख कर मैं मोटिवेट होती रही, कोई प्रशासनिक अपने आसपास के किसी चेहरे को देखकर? काफ़ी संघर्ष भी देखा है और उसके साथ ही कुछ अमृत भी उस संघर्ष से निकल के आया है। तमाम बेटियों के लिए चाहता हूँ, बहनों के लिए चाहता हूँ कि एक मैसेज आपकी तरफ से पहुँचे। मेरे समाज की मैं पहली डायरेक्ट आरएस हूँ सेलेक्ट। वैसे तो समय समय पर हम राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से ये कोशिश करते हैं कि जो युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके गाइडेंस के लिए उनको किस तरह से बेहतर तैयारी हो सकती है वो जानकारी लेकर आए, और साथ ही हमारे इस क्षेत्र के कुछ ऐसे चेहरे जिन्होंने इन तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से एक मुकाम प्राप्त किया है उनको भी आप तक पहुंचाए। और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ऐसे चेहरे को आप तक पहुंचा रहा हूं जो इन दिनों राजसमंद में लगातार सक्रिय हैं, सुर्खियों में भी रहती है, धरातल पर भी काम कर रही है और बड़े ही मतलब क्या कहते हैं अपनी तरफ से ये कोशिश भी कर रही है कि किस तरह से राजसमंद के युवाओं को कुछ इनके माध्यम से गाइडेंस भी मिल सके। तो ये एक मुझे लगता है कि न केवल एक परिचय बल्कि उससे आगे बढ़कर राजसमंद के तमाम युवाओं के लिए, परीक्षाओं में जुटे हुए उन तमाम विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बेहतरीन यहाँ से कुछ न कुछ गाइडेंस निकलने वाला है। तो मैं सीधे सीधे आपको उस चेहरे से रूबरू करवाता हूँ। नाम भी बड़ा ही प्यारा है, लतिका जी पालीवाल, जो कि आरएस 2024 से निकल कर आए हैं। वहाँ पर अपनी सफलताओं के झंडे गाड़ने के बाद इन राजसमंद में सहायक कलेक्टर के पद पर बड़ी बखूबी जिम्मेदारी निभा रहे। तो सबसे पहले तो आपका राजसमंद और राजसमंद एक्सप्रेस दोनों पर बहुत बहुत स्वागत है। आपके मैंने फोटोग्राफ्स भी देखे, खबरों में भी आपको देखा, मगर फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि राजसमंद के हमारे तमाम दर्शक जाने कि लतिका जी कौन है, थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड, और उसके बाद आपकी सफलताओं की तरफ बढ़ चलेंगे। जी सर। हेमेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने वार्म वेलकम के लिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। और अभी हेमेंद्र जी ने जो भी परिचय दिया उसका सिर्फ एक बॉटम लाइन है कि मैं लर्नर हूँ और अभी यहाँ पे लगातार हम सीखने का ही प्रयास कर रहे हैं। परिचय में मेरा नाम लतिका है, मेवाड़ उदयपुर की निवासी हूँ। स्टडीज़ अल्मा मैटर मेरा उदयपुर ही रहा है, सुखाड़िया यूनिवर्सिटी। बायोटेक्नोलॉजी मेरा बेस सब्जेक्ट रहा है और परिवार एक बिल्कुल सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से मैं आती हूँ। और बहुत ही कम आयु में मैंने अपने पिता को खोया है और पिता को खोने के बाद मेरी माताजी और मेरे भैया, हमारे छोटे से परिवार ने काफ़ी संघर्ष भी देखा है और उसके साथ ही कुछ अमृत भी उस संघर्ष से निकल के आया है। और एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली, मेरी इस यात्रा में काफ़ी ऐसे लोग मुझे मिले हैं जो आज परिवार का या ब्लड रिलेशन में नहीं होके भी मेरे परिवार के सदस्य की तरह ही मेरे साथ चल रहे हैं। तो मेरी एक्सटेंडेड फैमिली को भी मैं बहुत ज़्यादा मान देती हूँ और साथ ही मेरे नाना और नानी, इनका भी काफ़ी संबल और सहयोग रहा है। तो बहुत ही सामान्य पृष्ठभूमि से मैं आई हूँ, जैसे ही हम सभी के जीवन होते हैं उसी प्रकार से मैं भी आई हूँ। एक आपने इसमें जो एक तथ्य और जोड़ा जिससे कि आपने हालांकि संघर्ष से लेकर सफलता तक की बात बताई है कि आपने बहुत कम उम्र में अपने पिताजी को खो दिया।
उसके बाद तो ये यात्रा थोड़ी मुश्किल हो गई होगी ना कि अब आगे की इन सफलताओं तक पहुंचने में थोड़ा और भी स्थितियाँ विकट बन गई होगी। फिर कैसे कुछ ये सफलता कैसे मिली? जी सर। सर, मेरी इस यात्रा या इसे जो भी कह लें, सफलता, संघर्ष, अपॉर्च्युनिटीज़, इसको मैं मेरी माँ की जर्नी भी मानती हूँ। मेरे माताजी की संघर्ष और उनकी ही ये जर्नी रही है। किस तरह से उन्होंने लगातार अपने बच्चों की एजुकेशन को हमेशा जीवन में प्रायोरिटी पे रखा। काफ़ी संघर्ष रहे और कई बार ऐसा भी रहा कि आगे शायद पढ़ें, नहीं पढ़ें, एग्ज़ाम की तैयारी करें, नहीं करें। ये सवाल हमारे मन में हो सकते थे, मेरे मन में हो सकते थे, बट शी वाज़ वेरी क्लियर जी। ऑलवेज़ कि पढ़ना ही है और आपको जो आपके ड्रीम्स हैं, उनको छोड़ना नहीं है और वो सफलता आपको प्राप्त करनी ही है। तो ये कब आपको लगा कि मेरा टारगेट अब ये राजस्थान का जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है इस प्रदेश का, मुझे उसको क्रैक करना है? क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। कई बार हम इन परिस्थितियों से आते हैं तो एक बार को लगता है कि कोई भी एक बार कहीं जुगाड़ हो जाए, थोड़ा-सा मेरी अच्छी कोई नौकरी लग जाए, मैं उसके माध्यम से काम करूँ। मगर सीधा आपने वो कहते हैं ना कि जो अर्जुन ने वो एक मछली की आँख को भेदा था, तो ये कहाँ से आपको लगा कि ये मेरा लक्ष्य है? जी सर। अ, सर, बहुत ही अच्छी बात कही आपने। अर्जुन और मछली की आँख, यही हम सुनते हुए आए हैं जी। पूरे एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के समय। हमारे मेंटोर्स भी हमें यही बार-बार बोल के और प्रेरित किया करते थे। सर, इसकी प्रेरणा का स्विच मेरे ख़्याल से हर बच्चे के मन में होता है जब वो स्टडी कर रहा होता है। 9th-10th या कॉलेज टाइम में भी जब हम रूबरू होते हैं हमारे आस-पास जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे, तो वो स्विच तो हमेशा रहता है, लेकिन वो स्विच क्लिक कब हुआ, ऑन जी, कब हुआ, जी। तो वो बहुत सब्जेक्टिव होता है। और मेरा स्विच मेरे परिवार ने ही शायद ऑन किया। मेरे भैया का इसमें बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने ही मुझे लगातार बोला कि आपको स्टडी करना पसंद है और आपको इस तरह का काम करना पसंद है, लोगों से जुड़ाव आपको पसंद है, तो आपको इस सेवा की तरफ जाना चाहिए और अपनी एनर्जी और को चैनलाइज़ कीजिए और इस तरफ आइए। तो ब्रदर और मेरी माताजी का इसमें प्रेरणा भी रहा है और उन्हीं का सहयोग रहा। तो जब आपने तय कर लिया कि अब मुझे यहीं जाना है, मगर उसके बाद तय करना आसान है, वहाँ तक पहुँचना बड़ी मुश्किल है। उस यात्रा के बारे में थोड़ा चाहता हूँ कि वो कैसी रही यात्रा? इस लक्ष्य को तय करने से लेकर सफलता तक पहुँचने की यात्रा कैसी रही? उसके क्या अनुभव रहे? जी सर। इसमें सर, यात्रा इस प्रकार से है कि मैंने हमेशा एक चीज़ नोट की है, व्हेन व्हाई इज़ क्लियर, हाउ इज़ ऑलवेज़ ईज़ी। जी। तो आपके दिमाग में अगर क्यों स्पष्ट हो जाता है किसी भी चीज़, किसी भी गोल को लेके, आज मैं यहाँ पे बैठ के सीख रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, मेरा स्पष्ट एक व्हाय है कि मैं जी। यहाँ क्यों आई हूँ, तो वो हाउ ईज़ी हो जाता जी। है। तो यही एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के दौरान भी रहता है कि तय कर लिया कि आपको राजस्थान प्रशासनिक सेवा में आना है। तय करना भी ईज़ी नहीं होता है सर, उसमें व्हाय क्लियर होना जी। चाहिए। तो क्यों बनना है, आपको क्यों आना है? क्यों आप अपने जीवन का 1 वर्ष, 3 वर्ष इसमें देना पसंद करेंगे? तो वो क्यों हर एस्पिरेंट को अपना क्लियर कर लेना चाहिए। उसके बाद ये यात्रा जो है, हाउ तो ईज़ी हो जाता है जी। सर। चलिए अब सीधा-सीधा सफलता की तरफ जाते हैं। जब पहली बार आपको पता चला कि हो गया है, जो चाह रहे थे वहाँ सफलता मिल गई है, तो परिवार का, विशेष तौर पर आपकी माताजी का, इन लोगों का रिएक्शन क्या था उस वक़्त? क्या कुछ अनुभव उस समय के? जी सर। सर, मेंटली तो हम इस मोमेंट का कई बार इंतज़ार भी करते हैं, इंटरव्यू दे के निकलते हैं, उसके बाद भी हम ये सोचते हैं कि चलो हमने अपना बेस्ट किया है, अच्छा ही होगा, ईश्वर पे भरोसा रखें। लेकिन जब रियल में लिस्ट में नंबर आता है, और उससे भी ज़्यादा सर एक बात मैं ये मानती हूँ कि रियल में जब सर्विस हमको अलॉट हो जाती है, क्योंकि इंटरव्यू हो गया, रिज़ल्ट आ गया और सर्विस अलॉट होना, ये 3 भी अलग-अलग समय पे हुआ जी। है अभी। जी। तो सर्विस अलॉट होते समय जो मेरी माताजी का रिएक्शन था और ब्रदर का था, तो दे वर लाइक कि तपस्या सफल हो जी। गई, वो था। और जी। मेरे ब्रदर का तो ये था कि उन्होंने तो बिल्कुल एक अटल प्रतिज्ञा ही कर रखी थी कि कैसे भी करके दीदी को, बहन को वहाँ तक पहुँचाना ही है। तो वो जो एक चमक थी या प्रसन्नता थी, वो मैंने उनके चेहरों पे उस समय देखी थी। यहाँ से थोड़ा-सा हम आगे चलेंगे क्योंकि अभी इन दिनों आरएएस के एग्ज़ाम्स को लेकर प्री की भी बातें चल रही है, इंटरव्यूज़ की बातें चल रही है, वहाँ तक पहुँचेंगे। मगर उससे पहले मेरे को, क्योंकि आपसे बात कर रहा हूँ, तो एक बड़ी बेहतरीन मेरे को एग्ज़ाम्पल याद आता है। नाथद्वारा के एक हमारे विवेक गुर्जर हैं, जो जी कि सर। 11th रैंक आई और उससे पिछली बार वो उसमें असफल रहे थे। तो उस जी वक़्त सर। काफ़ी उनका मनोबल भी मतलब काफ़ी व्यथित थे उस वक़्त, और अगले चांस में वो 11th रैंक बड़ी बेहतर जी तरीके सर। से वो उसमें सेलेक्ट हुए। तो आपको लगता है कि
कि उनके पिताजी काफ़ी कम उम्र में चले गए थे, आपके ये भी एक संयोग होता है। तो आपको लगता है कि जब ऐसी कठिन चुनौतियों से निकल कर जो चेहरे आते हैं, फिर वो चाहे लतिका जी हो, फिर वो चाहे विवेक जी हो, इन तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये भी कहीं न कहीं एक मजबूत संबल होता है, कहीं न कहीं एक प्रोत्साहन होता है कि हाँ, चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल यही प्रोत्साहन होता है। और इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगी कि यहाँ पे हर व्यक्ति का अपना संघर्ष होता है। जी। सभी व्यक्ति यहाँ पे कोई न कोई संघर्ष कर रहे होते हैं और करते ही हैं जीवन में। गोल्डन स्पून चाइल्ड भारत में होते हैं, लेकिन काफ़ी कम होते हैं। जनरली हम लोग इन्हीं संघर्षों की प्रतिकृति के रूप में निकलते हैं जी। सफलतापूर्वक। सर, इसमें चुनौतियाँ काफ़ी आती है। अब किसी अपने को खोना, वो भी इतनी कम एज में, तो आप अपने जीवन का और अपने अनुभवों का एक हिस्सा खो चुके होते हैं, जो अब कभी वापस लौट के नहीं आएगा। पहली चुनौती ये होती है। दूसरी, आर्थिक समस्याएं जी। होती है। तीसरी, सामाजिक समस्याएं होती है। और इन सब समस्याओं से भी बड़ी एक समस्या जो मैंने मेरी तैयारी के दौरान भी महसूस की और आज मैं यूथ में भी बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, वो है मानसिक बैरियर्स। कई बार मेंटल बैरियर्स हमारे इतने ज़्यादा हो जाते हैं, अगर किसी ने कुछ कह दिया कि आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, तो हमको वो बहुत इम्पैक्ट कर जाता है। या हमको फोमो हो जाता है कि अगर हम एक कमरे में बंद रह के अगर हम यही करते रहेंगे, तो फियर ऑफ मिसिंग आउट हो जाता है कि हम कहीं पिछड़ जाएंगे, कहीं कुछ छूट जाएगा। वो जो छूटने का डर है सर, वो बहुत ज़्यादा होता है। ये भी काफ़ी समस्याएं हैं। और इन समस्याओं को मैं समस्या नहीं मानती हूँ, इन समस्याओं को मैं समाधान की पूंछ मानती हूँ। तो पूंछ को तो पकड़ना यात्रा ही के होता पड़ाव है। हैं ये भी सारे। बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी अभी जो तमाम तैयारियां भी चल रही है, अभी जैसे मेरे को जहाँ तक जानकारी है, इंटरव्यू के लिए भी अभी चल रही है। तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि अभी जो प्रतियोगी या जो ये तमाम विद्यार्थी इंटरव्यू तक पहुंचे, उनके लिए यहाँ से क्या मैसेज निकलता है कि क्या अब उनके लिए आगे जरूरी होना चाहिए, किस तरह से तैयारी होनी चाहिए? जी सर। सर, आपसे मिलने का पर्पस भी यही था कि जितने लगातार अभी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, उन सारे एग्ज़ाम्स के एस्पिरेंट्स किस तरह से इन पड़ावों को पार करें। तो जो आरएस 2023 इंटरव्यू में सेलेक्ट हुए हैं अभी, उन सभी को मेरी तरफ से हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएँ। सबसे पहले तो आप लोग न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ना शुरू कर दीजिए। अखबार, एक हिंदी का, एक इंग्लिश का। इससे सर हमारा जो सोचने का दायरा है वो और बढ़ जाता है और समस्याओं के प्रति हम संवेदनशील हो जाते हैं। और एक चीज़ और इसमें होता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, वो हमसे भरवाया जाता है। 17 जनवरी अभी लास्ट डेट है उसको भरने का। तो उसके अंदर आपकी पर्सनल डिटेल्स होती हैं, क्वालिफिकेशन होती है, अनुभव होता है, और कोई हॉबी अगर आपने डेवलप किया है तो वो हॉबी भी उसमें मेंशन करनी होती है। तो सर, इसी के आसपास आपका इंटरव्यू रन करता है। इन शब्दों पे, एक एक शब्द पे आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। डैफ को बहुत अच्छे से आप तैयार कीजिए। करंट अफेयर्स जो भी चल रहा है हमारे देश में, हमारे राज्य में, और स्पेशली आप जिस जिले या होम टाउन से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे क्या चल रहा है उसका आप ज़रूर ध्यान रखिए। अब यहाँ से चलते हैं उन विद्यार्थियों की तरफ। हालांकि इसमें थोड़ा सा इसको दायरे को बढ़ाएंगे बाद में, मगर पहले मैं ये सवाल, क्योंकि आप सीधा सीधा हम आरएस से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें कर रहे हैं, आरपीएससी से जो एग्ज़ाम्स, अभी जो लोग ये मानसिकता बना रहे हैं कि मुझे भी लतिका जी की तरह एक वो अर्जुन के बनते हुए मछली की आंख में लक्ष्य भेदना है, उनको अपने तैयारी का क्या पैटर्न रखना चाहिए, उनको यहाँ से मेंटली किस तरह से अब आगे बढ़ना चाहिए? जी सर। सर, इसमें सबसे पहले तो प्रीलिम्स में शायद 12 या 14 दिन रह गए हैं, तो उनके लिए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बिल्कुल। 3 पॉइंटर्स हैं मेरी तरफ से उनके लिए। अभी आप इस टाइमलाइन को 17 से 20, 21 से 27, 28 से 1 तक बांट के चलिए। 17 से 20 का जो टाइम पीरियड है उसमें आप लोग एक मॉक टेस्ट अपनी तरफ से ज़रूर दीजिए, रिवीजन कीजिए। और 21 से 27 में दूसरा मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए, अपना तैयार किया हुआ, अपना टाइमर लगाया हुआ, उसको ज़रूर दीजिए। उससे आपको स्पीड बनाने में हेल्प मिलेगी, ये आपको ज़रूर करना है। और कम से कम मटेरियल में अब आप लोगों का रिवीजन का ही टाइम चल रहा है, तो वो जो रिवीजन वाला जो है माइंडसेट, उसी को रखिए। और तीसरा ये है कि अब मस्त रहिए, नींद पूरी लीजिए, अच्छा भोजन करिए, अपने परिवार, अपने मित्र या जो भी आपको स्ट्रेस फ्री करते हैं उनके आसपास रहिए, पॉजिटिव एनर्जी में रहिए।
और ईश्वर पे भरोसा रखिए कि 2 फरवरी को 10 से 1 बजे आप प्रीलिम्स में बहुत अच्छा करके जाएंगे। और इसमें एक खास बात ये है जी सर मैडम। कि ये फ़िल्टर टेस्ट है। इसके नंबर आपके जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है उसमें जुड़ते नहीं है, तो ये सिर्फ फ़िल्टर टेस्ट है, इसको फ़िल्टर टेस्ट की तरह ही लेना पड़ता है। कट ऑफ अगर 100 गई है लास्ट एग्ज़ाम में, तो आप ये मान के चलिए कि कट ऑफ अब बढ़ के ही जाने वाली है, तो आपकी तैयारी 115-120 तक की होनी चाहिए। तो इतना आपको ध्यान रखना है। जी। और उसके अलावा जैसे कि ये तो अब आपने बिल्कुल पर्टिकुलर अभी जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उनके बारे में बताया। जी उसके सर। अलावा जैसे अभी इन दिनों आप, क्योंकि आपने मेवाड़ से ही हैं सबसे बड़ी, तो हमारे लिए भी खुशी की बात है। कहीं न कहीं मुझे ये लगता है कि इस क्षेत्र में थोड़ा-सा पढ़ाई को लेकर, उस अवेयरनेस को लेकर थोड़ी-सी एक मुझे लगता है कहीं न कहीं मायूसी हाथ लगती है। मगर प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। तो आपको लगता है कि यहाँ पर अगर कोई युवा चाहे, तो पहले तो उनको अब किस तरह से मेंटली प्रिपेयर होना होगा, और दूसरा कि ये चीज़ कैसे तय की जाए कि मेरे लिए सबसे बेहतर क्या है? अगर आरएएस नहीं है, तो दूसरे कौन से एग्ज़ाम्स हैं? ये अपना लक्ष्य तय कैसे किया जाए? जी सर। सर आपने एक तो बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है और बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव जी, में पूछा जी। है। मैं चाह रहा हूँ आप कोई सफलता में आ ही गए हैं, तो फिर उनकी सफलता के सारे गुर हमारे विद्यार्थियों तक, हमारे छात्रों तक पहुँचे श्योर हैं। सर, श्योर। जितना मुझसे संभव होगा मैं बिल्कुल बताऊंगी। सर इसमें एक चीज़ ये है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सबसे जी। पहला किस एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं। 9 टू 12 जो बच्चे हैं जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जी। तो एक बात आप सभी लोग समझ लीजिए कि आईएएस का एग्ज़ाम देना है, आरएस का एग्ज़ाम देना है, उसमें भी आपको 9 से 12 की किताबें जो हमारी आरबीएससी सीबीएसई वाली हैं वो आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। जी। तो उस समय तो पढ़ना ही है, व्हाई नॉट नाउ। आप अगर अभी पढ़ाई में हैं, 9 टू 12 में हैं, तो उन किताबों को आप थोड़ा ढंग से ही पढ़ लीजिए, उसको रेफरेंस बुक बनाइए, उसमें मार्किंग अच्छी कीजिए, उसमें हाइलाइटिंग कीजिए, रंगों से खेलना सीखिए। ये मैं बार-बार सभी को जी। बोलती हूँ कि पढ़ाई के दौरान रंगों से जब हम खेलते हैं, तो वो हमें स्ट्रेस फ्री भी करता है और हमको याद करने में भी हेल्प करता जी। है। तो एक एज ग्रुप ये हो गया। कॉलेज में जो है कॉलेज एक तरह से हमारी जीवन यात्रा को लॉन्च करने का लॉन्च पैड का काम करता है। जी। तो उस समय थोड़ा एंटरटेनमेंट, थोड़ा आपने कर लिया एन्जॉयमेंट, वो अच्छी बात है, बट साथ के साथ करियर के प्रति उस समय भी थोड़ा गंभीर रहिए आप। क्योंकि जो इस तरह के एग्ज़ाम्स हैं, चाहे आप एनडीए में जा रहे हैं, यूपीएससी, आरपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम में ग्रेजुएशन मिनिमम जी। क्वालिफ़िकेशन है। तो ग्रेजुएशन के पीरियड को भी थोड़ा-सा सीरियसली लीजिए। 4 घंटा, साढ़े 4 घंटा मिनिमम आप अपने ड्रीम को पहले क्लैरिफ़ाई कीजिए, व्हाय को क्लैरिफ़ाई कीजिए और 4 साढ़े 4 घंटे अपने स्वप्न को ज़रूर दीजिए। ये थोड़ा-थोड़ा आप करते रहेंगे, तो ग्रेजुएशन के जस्ट बाद जो एक बर्डन आता है दिमाग में, वो जी। बर्डन दिमाग में कम रहेगा सर। और एक तीसरी कैटेगरी और होती है मेरे जैसे लोगों की कैटेगरी। जी। और इसमें वर्किंग मैन भी होते हैं, वर्किंग वुमेन भी होती हैं और कुछ ऐसी महिलाएं भी होती हैं जो शादी कर चुकी हैं और लेकिन फिर भी अपने ड्रीम को कंटिन्यू करना चाहती हैं, या फिर कुछ ऐसी लड़कियां भी होती हैं जिन्होंने बीच में ब्रेक लिया है स्टडी से और अब वो परस्यू करना चाहती हैं अपने ड्रीम को। जी। तो ये जो थर्ड कैटेगरी है, इसमें आपको डबल एफर्ट डालना होगा। करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर्स, इनसे फिर से दोस्ती कीजिए और जो सिलेबस, जो कंटेंट काम का है उसको आप लगातार परस्यू कीजिए और कैसे आप 4 साढ़े 4 घंटा अपने स्वप्न को दे सकते हैं, उसकी तैयारी रखिए। एक जो सवाल मैं चाहता था कि ये विशेष तौर पे, क्योंकि राजसमंद में आप तकरीबन महीना 1.5 महीने से अब हैं। हालाँकि आप तो मेवाड़ से ही जुड़े हुए हैं, यहाँ के वातावरण से बड़ी भली-भाँति रूबरू आप परिचित हैं। ये अभी राजसमंद में जो रह रहे हैं आप पिछले इतने समय से, ये अनुभव कैसा रहा? कैसा लगा आपको कि भई हाँ, ये क्षेत्र किस प्रकार से आप देखते हैं? जी सर। सर आपने बिल्कुल सही कहा कि राजसमंद या जो हमारा मेवाड़ बेल्ट जी। है उससे जुड़े हुए हम शुरू से रहे हैं। लेकिन आप एक लर्निंग अधिकारी के तौर पे जब आप आते हैं तो आपका माइंडसेट अलग होता है और आप यहाँ पे रह रहे हैं, सिटीज़न का माइंडसेट बिल्कुल अलग होता है और एक टूरिस्ट जो यहाँ आएगा उसका उसका माइंडसेट माइंडसेट अलग। बिल्कुल अलग होगा। तो सर अभी जो 1.5 महीना मेरा निकला है, जो मैं सीख रही हूँ, जो मैंने आसपास देखा है, इश्यूज़ भी देखे हैं, उनके बहुत ब्रिलियंट सॉल्यूशंस भी देखे हैं और कुछ बहुत ही अच्छे अधिकारियों से मुझे सीखने को भी मिला है और सिटीजन्स से लगातार मैंने बात की है।
बच्चों से मिली हूँ मैं, और जैसा कि आपको भी पता है कि बच्चों से मिलने के बाद ही ये बात मेरे दिमाग में आई कि हमें अभी इन लोगों को थोड़ा-सा और मोटिवेट करने की जी, आवश्यकता है, क्योंकि इस एरिया में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेके अवेयरनेस अभी भी काफ़ी कम है। जी, पहला, या तो यहाँ का कुछ ऐसा माहौल है कि हमें लगता है कि जैसा है वैसा ठीक है, और दूसरा गाइडेंस की कमी यहाँ पे दिखती है जयपुर, सीकर, झुंझुनू के तुलना में। तुलना में। जी जी, सर। ये तो बिल्कुल, जहाँ मैं कई बार जयपुर भी देखा है मैंने, वो क्षेत्र आप बता रहे हैं, वो भी हॉस्टल्स भरे पड़े हैं, जी विद्यार्थी सर। बहुत तन्मय होकर पढ़ते हैं। यहाँ यहाँ थोड़ा-सा व्यावसायिक बैकग्राउंड ज़्यादा आ जाता जी है। सर। मगर उसके बावजूद भी अभी यहाँ से चीज़ें शुरू हुई है और आप आए हैं तो यकीनन बढ़िया होगी। मगर अब थोड़ा-सा मैं पुनः इस यात्रा को आपकी तरफ ही लेके आता हूँ, क्योंकि मेहनत काफ़ी की, आपने लंबा एक संघर्ष का दौर देखा। पर इस बीच में भी लतिका जी अपने लिए समय निकाल पाते हैं? हॉबीज़ क्या हैं? क्या कुछ आपको अच्छा लगता है? ये थोड़ा-सा मैं चाहता हूँ हमारे दर्शक जानें यहाँ से। बिल्कुल सर। सर, मैं सभी एस्पिरेंट्स को, सभी दर्शकों को एक बात बोलना चाहूँगी। इस प्रकार के एग्ज़ाम होते हैं, वो मेंटल मैराथन की तरह ही काम करते हैं। थोड़ा हमको लंबे समय तक लगना पड़ता है, और इसमें हमको मेंटल फॉर्टिट्यूड जो देता है, वो हमारे हॉबीज़ देती हैं, हमारे इंटरेस्ट देते हैं। और सर, ऐसा रहा है कि इंटरेस्ट मेरे लगातार बदलते भी रहे हैं, जी, और लगातार इवॉल्व भी होते रहे हैं। और बेसिकली मुझे कंटेम्प्ररी माइथो फिक्शन नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद रहा है शुरू से। और जो हमारे रामायण महाभारत की जो भी स्टोरीज़ हैं, जी, उनमें कुछ साइंटिफिक इनपुट लेके कि ठीक है, एक कहानी है, जो हुआ वो तो हुआ, ठीक है, लेकिन क्यों हुआ, या ऐसा ही क्यों हुआ, और कोई पर्सपेक्टिव उसमें हो सकता था, अल्टरनेट यूनिवर्सल कोई चीज़ उसमें से निकल सकती है या नहीं। इस तरह के जो नॉवेल्स आते हैं, या इस तरह के जो रिसर्च वर्क्स होते हैं, वो मैं काफ़ी पढ़ना पसंद करती हूँ। और म्यूज़िक हम जी, सभी फॉलो करते ही हैं, तो गीत संगीत भी काफ़ी सुनती हूँ। इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद है। जी। और जो स्रोत हैं श्रीनाथ जी के भजन स्रोत, वो भी मैं रोज़ चलते ही हैं हमारे घर में तो। और एक बीटीएस, टेलर स्विफ्ट, जो भी इंग्लिश जी। म्यूज़िक है, वो भी मैं काफ़ी फॉलो करती हूँ। अ, फ़िल्में-विल्में देखते हैं? इनका कोई अ, इंटरेस्ट? सर, फ़िल्मों में भी कुछ अलग हटके फ़िल्में हैं, बहुत मुश्किल है। एनिमेशन मूवीज़ हैं, वो मुझे बहुत जी, पसंद है। अभी हाल ही में मुफ़ासा आई है, जी। तो सर इस तरह की मूवीज़ हैं। हैरी पॉटर सीरीज़ जो आई थी, वो मुझे काफ़ी पसंद थी। और सर एक चीज़ है, फ़िल्में मैं मेरे परिवार के साथ देखना ज़्यादा पसंद करती थी, लेकिन उस तरह की फ़िल्में अब थोड़ी जी, कम आती हाँ। हैं, जी, जी। तो वो चीज़ अब थोड़ी छूट गई है सर। पर ये जो आपकी यात्रा रही है, हालाँकि अब हॉबीज़ के लिए तो आपने बताया है, फ़िल्में, संगीत, मगर इस बीच में ऐसा कोई किरदार, कोई प्रशासनिक गलियारों से ऐसा कोई किरदार जिसने आपको बहुत प्रभावित किया हो कि हाँ, ये एक ऐसा चेहरा है जिनको देख-देख कर मैं मोटिवेट होती रही, कोई प्रशासनिक अपने आस-पास के किसी चेहरे को देखकर? अ, सर, अभी मैं लर्निंग फ़ेज़ में हूँ, तो लकीली अभी मेरा माइंडसेट हर प्रशासनिक अधिकारी जिससे मैं मिल रही हूँ, या जिनसे मैं मिली हूँ अपनी एजुकेशन टाइम में भी, उन सब से मेरा माइंडसेट यही रहा है सीखने का, कि मैं जी, उनसे क्या बेटर सीख सकती हूँ। और सर, एक चीज़ है कि ये लिखा भी गया है उपनिषद में कि आप में दृष्टि होनी चाहिए, सभी आपके गुरु ही हैं। जी, कुछ न कुछ अच्छा आप ज़रूर सबसे लेके जाएँगे। तो इस तरह से रोल मॉडल तो सर मैं, मेरे ब्रदर, मेरी माताजी, हालाँकि वो प्रशासन से जुड़े हुए जुड़े हुए नहीं हैं, नहीं हैं। लेकिन उनके संघर्ष जो मैंने देखे हैं और जो फॉर्टिट्यूड देखा है, उन्हें मानती हूँ। उसके अलावा सर, नेशनल लेवल पे अगर हम देखें, तो सरदार पटेल, जी, सर, क्योंकि उनका जो एक टेम्परामेंट रहा, वो बहुत मुश्किल में कितने तरह के लोगों से मिल के, और उन्होंने एक पूरा यूनिफाइड इंडिया बनाया। तो जब मैं तैयारी कर रही थी, उस समय उनसे काफ़ी मैंने प्रेरणा ली कि आपको कितना मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना ज़रूरी है। हर तरह की बाधाएँ आती हैं, चुनौतियाँ आती हैं। तो सर एक ये चीज़ मैं ज़रूर बोल सकती हूँ। यहाँ राजसमंद आने से पहले आप कहाँ थे? मैं थोड़ा-सा ये जानना चाहता हूँ कि जो राजस्थान जो विषमताओं से भरा हुआ प्रदेश है, यहाँ अलग-अलग क्षेत्रों में तालमेल बिठाने में, फिर भाषाएँ हो जाएँ, लोगों का नेचर भी बदलता है, जो वहाँ का क्षेत्रीय परिस्थितियाँ बदलती है, तो इसमें तालमेल बिठाने में क्या कुछ स्थितियाँ रहती है? उसके लिए कुछ अलग से आपको वहाँ की स्टडी करनी पड़ती है, या फिर आपको लगता है कि धीरे-धीरे सब ठीक हो ही जाता है? अ
सर इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कि आप अपनी सोसाइटी से कितना जुड़े हुए हैं, आपकी आंखें कितनी खुली है। और लकीली हम लोग उदयपुर में रहते हैं, वहाँ पे राजस्थान, भारत और विश्व हर जगह के टूरिस्ट आते हैं। और सर मेरा शुरू से उन लोगों से बातचीत करने का बहुत एक शौक़ रहा है, तो उन लोगों से सीखने को भी मिलता है। और साथ ही साथ कई बार कुछ इस तरह के अनुभव भी होते हैं कि आपका राजस्थान पिछड़ा हुआ है, उदयपुर पिछड़ा हुआ है, आप लोग कुछ करते क्यों नहीं हैं? तो वो कुछ करते क्यों नहीं हैं, वहाँ पे आके जब बात आती है तो फिर लगता है कि उनसे हम क्या सीख सकते हैं और क्या-क्या कमियाँ हैं हमारे यहाँ पे। और सर एक चीज़ और है, इससे पहले जयपुर में जब हमारी ट्रेनिंग चल रही थी, तो वहाँ पे भी हम पूरे राजस्थान के अलग-अलग बैकग्राउंड से जुड़े हुए लोग इकट्ठे हुए, मित्र भी बने और बहुत अच्छे मित्र बने, परिवार के सदस्य की तरह बने। तो आप सही कह रहे हैं कि विषमताएं तो हैं राजस्थान में, लेकिन अलग-अलग रंग भी हैं। नॉर्थ राजस्थान, साउथ राजस्थान, वेस्ट, ईस्ट, सबकी भोजन करने के, बोलने के कल्चर सभी अलग हैं, लेकिन स्टिल वो जो एक राजस्थान का यूनिक रंग है सर, वो वहाँ पे हमको सीखने को मिला। और वही हमने सीखा है कि इस जो अलग-अलग चीज़ें हैं, उसमें भी हम एक यूनिफाइंग जो धागा है, वो हम कैसे ढूंढ सकते हैं। पर ये जो रहा ना आपकी, आप जब तैयारी कर रहे होंगे तब कुछ ऐसे ऐसे अनुभव भी तो रहे होंगे ना कि लोगों ने लगा होगा अरे ठीक है ना, कोई आरएस का एग्ज़ाम क्लियर करना कोई बच्चों का खेल थोड़ी है, अभी कर रहे हैं, पढ़ाई लगे हुए हैं, मगर होना मुश्किल। ऐसे कुछ चीज़ें भी जुड़ी होगी इस यात्रा से, क्योंकि मैं वहाँ से चाहता हूँ कि अब जो चीज़ें हो रही है वहाँ तक पहुँचे, मगर उससे पहले मैं चाहता था कि ये ज़रूर सवाल पूछूं कि उस यात्रा में ऐसी कुछ नेगेटिविटी भी आई होगी, अरे होगा थोड़ी, अभी कर रहे हैं पर नहीं होगा। सर बिल्कुल, सर मैं भी चाहती थी कि आप इस बारे में बात करें जी। सर स्लैंडरिंग करना, ताने, आलोचनाएं, ये जीवन का हिस्सा हैं। और कई बार कुछ लोगों को इससे ऊर्जा प्राप्त होती है कि हम अगर 4 लोगों को जब तक कुछ उल्टा नहीं बोलेंगे तब तक हमको खाना हजम नहीं होगा। तो सर ये चीज़ें सभी एस्पिरेंट्स सुनते हैं, मैंने भी बहुत सुना है। और क्योंकि मैं इस बेल्ट से हूँ जहाँ लड़कियों का सिलेक्शन बहुत ही कम होता है, मेरे समाज की मैं पहली डायरेक्ट आरएस हूँ सेलेक्टेड। अच्छा। पहली। तो सर आप सोच सकते हैं कि किस बैरियर से मैं निकल के आई हूँ। और मैंने ये भी सुना है कि भाई ये किताबें पढ़ने से, पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता है, बेलनी तो तुमको रोटियां ही हैं। ये सबसे कॉमन डायलॉग था जो मैं बार बार सुनती थी। और सर एक चीज़ उल्टी भी सुनी है, जनरली सुना ये जाता है कि आरएस का एग्ज़ाम तो बहुत टफ होता है, आप दे नहीं सकते, निकल नहीं सकते वगैरह वगैरह। मैंने इसका उल्टा भी सुना है कि ये क्या है, ये तो फालतू फर्जी एग्ज़ाम है, कोई भी इसको पास कर सकता है, कोई भी, एनीबडी कैन डू इट। तो सर इस तरह की बातें सामने वाले का कई बार उसका खुद को ठीक करने का तरीका होता है, वो अंदर अपना जो गुबार है उसे संभाल नहीं पा रहा है, तो वो निकालने की कोशिश कर रहा है। तो इन आलोचनाओं को हमें उसी तरह से लेना चाहिए। इसका हमारे लक्ष्य या जो हमारा गोल है उस पर कोई असर नहीं होना चाहिए। इसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो हमारा स्वयं का आत्मविश्वास और हमारी तैयारी रोल प्ले करता है कि अगर हम अपनी तैयारी को लेके सीरियस हैं सर, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। नहीं, मेरा खुद का भी, आप हालांकि मैं दर्शकों को बता दूं कि जब इंटरव्यू हम करना प्लान कर रहे थे तब सबसे बड़ा मोटिव लतिका जी की तरफ से ये आया था कि मैं चाहती हूं कि हमारे यहाँ के जो तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चों तक ये आत्मविश्वास पहुंचे कि हम कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं वो हम इस इंटरव्यू के माध्यम से पहुंचाएं। मगर उसकी आपके जैसा आपकी सोच थी वैसी मेरी भी एक सोच थी इंटरव्यू के पीछे, क्योंकि अभी आपने कहा कि आप सामाजिक परिदृश्य को देखें तो अपने समाज से पहली ऐसी है जो डायरेक्ट आरएस सेलेक्ट हुई है। मेवाड़ के परिदृश्य को देखें तो भी महिलाओं की उपस्थिति बड़ी कम दिखाई देती है। तो मेरा भी ये सोच थी कि आपके इंटरव्यू के माध्यम से हमारे इस क्षेत्र की अनेक नन्ही मुन्नी लतिकाएं, फिर वो चाहे किसी भी समाज से जुड़ी हुई हो, वो उन तक वो प्रेरणा पहुँचे। मैं इसलिए इस इंटरव्यू के आखिर में भी आते आते आपके माध्यम से उन तमाम बेटियों के लिए चाहता हूं, बहनों के लिए चाहता हूं कि एक मैसेज आपकी तरफ से पहुंचे। श्योर सर। सर इसमें एक इंसिडेंट और मैं आपको बताना चाहूँगी। अभी हाल ही में यहाँ पे एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है विलेज में, वहाँ पे मैं गई थी। तो वहाँ पे बच्चे भी थे, बच्चियाँ भी थी। बच्चों से ज़्यादा कैरियर को लेके सीरियसनेस बच्चियों में देखी थी मैंने। और उसमें भी एक ब्रिलियंट लड़की, आशा नाम की लड़की देखी मैंने। हर बात में, हर जवाब में उसका हाथ पहले उठ रहा था, सवाल इधर, जवाब उसका तैयार। तो सर इस तरह की बच्चियों के लिए भी एक चीज़ है
कि सबसे पहले तो अपने ड्रीम को नर्चर करना हमारे ही हाथ में होता है। अपने स्वप्न को आप मरने मत दीजिए। बाधाएं बहुत आती हैं, चैलेंजेस भी आते हैं और इजीली मिलती भी नहीं है मंजिलें। कई बार गोल्डन स्पून सबके लिए नहीं होता है, नहीं होता है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। चैलेंजेस को आप खाद बनाइए, उसको खाद बना के और अपने ड्रीम की तरफ लगातार बढ़िए कि इन परिस्थितियों में भी मैं क्या बेहतर कर सकती हूँ। हो सकता है 1 साल के लिए, एक अटेम्प्ट के लिए कोई सेटबैक मिल गया आपको, तो उससे हमारा जीवन ख़त्म नहीं होता है, उससे भी हम आगे बढ़ें और उससे भी प्रेरणा लें। और इस सपने के भी चैलेंजेस होते हैं, तो चैलेंजेस को भी आप स्वीकारना सीखिए। थोड़ा रियलिस्टिक रहिए जीवन में। हर चीज़ हमको प्लेट में परोस के ज़िंदगी नहीं देती है, हमको अपनी ज़िंदगी की थाली खुद सजानी पड़ती है। और जब भी मन निराश हो या मन खराब होता है किसी बात से, तो एक चीज़ मैं सबको जी। बार बार बोलती हूँ कि आप अपने आप को देखिए और आप खुद को बोलिए कि रूमी की लाइन है ये कि मैं ज़िंदा हूँ। जी। इस लाइन ने मुझे कई बार कोविड टाइम में भी बहुत हेल्प किया और जो चैलेंजेस रहे उसमें भी हेल्प किया कि रियली में हम जीवित हैं या नहीं अंदर से। बाहर तो सांस ले रहे हैं वो ठीक है, लेकिन अंदर हम में कितना उत्साह है, अंदर हम कितना खुश हैं। और अगर हम अंदर से उत्साही रहेंगे तो हम अपने समाज, अपने परिवार और अपने दोस्तों के लिए भी कुछ अच्छा ही कर पाएंगे। एक दूसरे से जुड़ाव रखना सीखिए। और एक चीज़ और है सर जी। कि जेलसी एग्ज़ाम टाइम में होती ही है जी। सब में, तो जेलसी नहीं रखनी है, हमको आगे बढ़ने की स्पिरिट रखनी है, एक दूसरे की हेल्प भी करनी है। शेयरिंग की स्पिरिट रखिए, नोट्स हैं या एक दूसरे की हेल्प करना है वो ज़रूर करिए। जीवन में कौन क्या संघर्ष कर रहा है हम जान भी नहीं सकते हैं किसी का चेहरा देख के, तो शेयरिंग करना सीखिए और जेलसी से दूर रहिए। और सर एक चीज़ और है, जी। ऐसा कहा जाता है कि नारी नर्क का द्वार होती है, लेकिन ये गलत चीज़ है। भगवत गीता में है कि नर्क के द्वार 3 होते हैं, काम, क्रोध और लोभ। तो ग्रीड जो होती है सर, स्टूडेंट लाइफ में भी उस ग्रीड से हमें दूर रहना चाहिए। वो ग्रीड होता है एंटरटेनमेंट की तरफ, या जो हमको भी ईज़ी लाइफ, ईज़ ऑफ लाइफ हमको मिल रही है उसकी तरफ ग्रीड रहता है। तो थोड़ा सा आप ड्रीम की तरफ रहिए, लेकिन उसमें भी स्ट्रेस फ्री रहिए, रिलैक्स होके काम करिए। और चाहे मेवाड़ का कोई गांव हो या कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी का बच्चा हो, सभी को सेल्फ स्टडी ही करनी पड़ती है। पढ़ाई तो सबको करनी ही है, उसके अलावा तो कोई रास्ता है नहीं। आप काम करने निकलेंगे, बिजनेस करेंगे तो भी आपको मेहनत करनी है। आप जो करिए उसमें आप 100% करिए, आप बहुत अच्छा करेंगे। और विश्वास रखिए, ये मैं भी अपने अनुभव से बोल रही हूँ कि जब हम विश्वास करके निकलते हैं तो ईश्वर भी हमारा साथ देता है। यहाँ से एक छोटा सा सवाल मेरे दिमाग में ये भी आया कि कई बार क्या होता है ना, क्योंकि आपने कहा ना कि गांव के हो चाहे किसी भी परिवेश के बच्चे हो, कई बार क्या होता है ना कि जो ग्रेडिंग सिस्टम होता है हमारी स्कूलों में, जब बच्चे पढ़ते हैं 12th तक आते आते, तो जिन बच्चों के यूँ होता है कि वो क्लास में पिछड़ गए हैं, 3rd डिवीज़न में आ गए हैं, तो वो वहीं से सोच लेते हैं कि भैया ये जो 1st डिवीज़न आ रहे हैं ये RAS और IAS इनके काम है, ये हमारे बस का रोग नहीं है। मगर आपका अनुभव क्या कहता है कि अगर किसी भी मुकाम पर जाकर कोशिश की जाए तो वो बच्चे भी मुख्य धारा में आ सकते हैं, इस प्रकार की सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल सर मैं टॉपर रही हूँ जी। अपनी पूरी एकेडमिक लाइफ में। लेकिन बीच में एक ब्रेक रहा और उसके बाद मैंने भी ज़ीरो से, स्क्रैच से स्टार्ट किया है फिर से। तो सबको ज़ीरो से और स्क्रैच से ही स्टार्ट करना पड़ता है जब आप कोई नया लक्ष्य लेके चलते हैं। इस तरह की एग्ज़ाम का या बिजनेस का या किसी भी चीज़ का स्क्रैच से ही आपको स्टार्ट करना पड़ता है, पहली बात। और दूसरी बात सर ये है कि जो ग्रेडिंग होती है जी। वो उस साल, वो जो किताबें हैं उन किताबों में हमने कितना सीखा और कॉपी में हम कितना लिख के आए हैं, वो ग्रेडिंग उस चीज़ की है। वो ग्रेडिंग हमारे जीवन की नहीं है। वो ग्रेडिंग किसी राम, श्याम, आशा, उषा, इन लोगों के जीवन की ग्रेडिंग नहीं है। तो वो ग्रेडिंग आप उन किताबों तक ही रखिए। ग्रेडिंग सिर्फ एक माध्यम है कि हम 9th 10th 11th 12th और जो डिग्री है वहाँ तक हम पहुँचे और अपने आप में सुधार करें। तो वहाँ पे भी अगर सीरियस होकर आप थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो वो किताबें भी आपकी हेल्प ही करेंगी। लेकिन 1st डिवीज़न या A+, B+, इनको हम अपने सिर पे चिपका के नहीं चलें, क्योंकि जीवन जब हम बाहर निकलते हैं तो बहुत विशाल है, बहुत बिल्कुल। ब्रॉड है।
एक, क्योंकि अब आपसे बात आपको आप जब मैं सवाल पूछता हूँ, जब जवाब देते हैं, तो मुझे भी वो सुनने में आप बिल्कुल एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर की तरह भी मुझे महसूस होता है कि लोगों को। आखिरी सवाल आज का, एक अत्यंत महत्वपूर्ण पद पर अब आप पहुंच गए हैं, आगे की आपकी लंबी यात्राएं हैं जो कि एक क्षेत्र के लोगों के जनजीवन पर प्रभाव डालेगी, उनको बदलने की क्षमता रखती है। तो यहाँ से अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारियों के इतर ऐसा कोई एक विषय है कि अगर मेरे को अवसर मिले तो इस क्षेत्र में मैं काम करना चाहूँगी, लोगों के इस एक विषय को लेकर मैं थोड़ा सा और भी अधिक सक्रिय रहूँगी? जी सर। सर ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, और जो क्वेश्चन आपने पूछा है वो एक्चुअली जब हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं जी। तो भी हमसे ये पूछा जाता है बार बार, और कई बार इंटरव्यू में भी ये सवाल किया जाता है। लेकिन सर सीरियसली फील्ड में आने के बाद और अब जितना लर्निंग एक्सपीरियंस मुझे हो रहा है, जितना मैं सीनियर्स को ऑब्जर्व करके सीख पा रही हूँ सर, इस प्रकार के लक्ष्य लगातार बदलते हैं, पहला। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो मैंने देखा है वो सबसे बड़ा इश्यू आज यूथ हो या गर्ल्स हो, महिलाएं हो और एल्डर्स हो हमारे, सबसे बड़ा इश्यू मेंटल हेल्थ को लेकर आ रहा है सर। क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है, सूचनाओं के महासागर में हम हैं, हर तरफ से कोई ना कोई सूचनाएं रोज़ हम पे थोपी जाती हैं, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, ये लगातार चलता रहता है। उसके बीच में हम किस तरह से सोसाइटी के लेवल पे, फैमिली के लेवल पे और प्रोफेशनली भी हम अपना काम अच्छे से कर पाएँ, ये चीज़ एक मैंने सोची है सर कि इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, चाहे जिस भी पोस्ट पे रहूँ, जिस भी फील्ड में जाऊँ, इसमें मैं क्या बेटर कर सकती हूँ, इसको मैं ज़रूर देखना चाहूँगी और अपने सीनियर्स से मैं सीखना चाहूँगी कि उन्होंने इस बारे में क्या किया है, और एक नया रास्ता जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरा है, तो इसमें हम और क्या कर सकते हैं। और सर एक चीज़ और है, 2025 बीटा जनरेशन अब शुरू हो चुकी है, हम बीटा जनरेशन में प्रवेश कर चुके हैं। तो जो चुनौतियां हैं हमारी सेवा में भी और हमारी पर्सनल लाइफ और सिटीज़न लाइफ में भी, वो चुनौतियां भी कुछ अब नई हट के आने वाली है जी। तो उसके लिए भी हमें और बेटर तैयारी करनी है। वो तैयारी किस प्रकार से कर सकते हैं, इसको भी देखेंगे सर। तो देखा आपने, मतलब बड़ी अच्छी बातें हुई, और अच्छी बातों के बीच में जो अहम बातें निकली, अहम बातों का मतलब कि अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपको कैसे तैयारी करनी है, अगर आप किसी एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या कुछ ध्यान रखना है, अगर आप में उसमें कुछ पायदान तक सफलता प्राप्त कर ली तो आपको क्या ध्यान रखना है, और उस पूरी की पूरी यात्रा के दौर में अपने रुचियों को ज़िंदा रखें, अपने जो क्या कहते हैं, जो सकारात्मक लोग हैं उनके बीच में रहें, क्योंकि इस पूरे की पूरी बातचीत का जो एक मूल निकलता है, अगर उसको एक पंक्ति में आप तक पहुंचाऊं, संघर्ष आएंगे, बहुत ज़्यादा आएंगे, परंतु उन संघर्षों की यात्रा को अगर सफलता तक पहुंचाना है, उस संघर्षों की यात्राओं से सफलता तक की इस पूरी की पूरी यात्रा के माध्यम से अगर आपको लतिका पालीवाल बनना है, तो फिर यकीन मानिए, सपने देखिए और सपनों को पूरा करने के लिए बिल्कुल उसी तरह से जुट जाइए जिस तरह से बातें आज इस इंटरव्यू के माध्यम से आप तक पहुंची है। कोशिश करेंगे आगे कभी किसी एक और एपिसोड में आपकी और भी जिज्ञासाओं को जवाब देंगे। अगर आपको भी लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छूट गई हैं, हमें ज़रूर भेजें। उन प्रश्नों को अगले किसी एपिसोड में लतिका जी के माध्यम से जवाबों तक पहुंचाने की हमारी कोशिश रहेगी। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद। नमस्कार।